हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज इस वीडियो में टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12th के फिजिक्स का टॉपिक है, जो कि अर्धचालक तकनीकियां या युक्तियां संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 2024 जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग्स है। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि परीक्षा यूपी बोर्ड जो 2024 जो परीक्षा हो रही है उसमें क्लास 12th के लिए फिजिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। पहला प्रश्न इसमें है, 3 पदार्थों के ऊर्जा बैंड चित्रों में दिए गए हैं, जहां भी संयोजी बैंड तथा सी चालन बैंड है। भी जो संयोजी बैंड है जिसको बैलेंस बैंड बोला जाता है, सी चालन बैंड कंडक्शन बैंड कहा जाता है। इसमें प्रदर्शित है चित्र में। तो ये पदार्थ क्रमशः हैं। अब इसमें से पहचाना है कि ये पदार्थ क्रमशः कौन है। तो ये पहला पदार्थ है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो इसमें क्या होगा कि जो पहला पदार्थ है और ये पदार्थ क्रमशः है, पहचानना है इसमें। तो क्या पहचानेंगे कि जो पदार्थ होते हैं उसमें जो फॉरबिडन एनर्जी होता है Eg, उसके गैप के हिसाब से पहचानेंगे इसमें कि जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा रहता है वो अर्धचालक की श्रेणी में रखा जाता है, और जिसमें कम होता है वह चालक की श्रेणी में रहता है। और कुचालक जो होता है उसके मध्य में रहता है। तो कुचालक के लिए फॉरबिडन एनर्जी का मान ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है, इस वाले में देख रहा है Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला क्या होगा, कुचालक होगा। और फिर इसके बाद ये वाला क्या होगा, चालक हो जाएगा। ये कुचालक हो गया, ये चालक हो गया, ये अर्धचालक हो जाएगा। इसकी फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है Eg का मान, तो वह चालक से ज़्यादा और अचालक से या कुचालक से कम है। यानी ये क्रमशः कौन पदार्थ होंगे, ये वाला पदार्थ क्या हो जाएगा, अर्धचालक, फिर इसके बाद ये चालक और फिर ये कुचालक। यानी पहले का डी ऑप्शन इसका सही होगा, अर्धचालक, चालक, कुचालक। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, दूसरा प्रश्न। अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है कोटरों से, इलेक्ट्रॉनों से, कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से, न कोटरों से न इलेक्ट्रॉनों से। तो जो अर्धचालक होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, उसमें आवेश वाहक कण क्या होते हैं, या वैद्युत चालन किसके माध्यम से होता है, वो होता है कोटरों और इलेक्ट्रॉन दोनों के माध्यम से होता है। यानी सी ऑप्शन दूसरे का सही होगा। तीसरा प्रश्न है, सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें थोड़ा सा आर्सेनिक मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है, घट जाती है, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है। तो किसी भी अर्धचालक में कोई अपद्रव्य मिलाया जाए तो उसकी चालकता हमेशा बढ़ जाती है। यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा है, शुद्ध जर्मेनियम में 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाने पर चालन होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, कोटरों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, पॉजिट्रॉनों द्वारा। तो ये इलेक्ट्रॉनों द्वारा होगा, क्योंकि शुद्ध जर्मेनियम की संयोजकता कितनी है, 4 है। अब 5 संयोजी अपद्रव्य उसमें मिलाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन संयोजन में बंध में भाग ले लेंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूमता रहेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इसी द्वारा विद्युत का चालन होता है। यानी किसके द्वारा संभव होता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा। यानी चौथा का ये ऑप्शन सही होगा। पांचवा है, शुद्ध जर्मेनियम में 3 संयोजी अपद्रव्य मिलाने पर चालन होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, कोटरों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, पॉजिट्रॉनों द्वारा। तो 3 संयोजी मिलाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों बंध में प्रयुक्त हो जाएंगे, एक बंध खाली हो जाएगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए अगले बंध से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा जहां कोटर उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से चालन किसके द्वारा होगा, कोटरों के द्वारा होगा। यानी बी ऑप्शन सही होगा। 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होगा चालन, और 3 संयोजी अपद्रव्य मिलाएंगे तो कोटर के द्वारा चालन होगा। यानी बी ऑप्शन पांचवा का सही होगा। छठवां प्रश्न है, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है पूर्ण चालक की भांति, पूर्ण अचालक की भांति, अर्धचालक की भांति, इनमें किसी भी भांति नहीं।
तो परम शून्य ताप पर जो शुद्ध जर्मेनियम होता है वह क्या होता है, पूर्ण अचालक की भांति व्यवहार करता है, यानी छठवां का बी ऑप्शन इसका सही होगा। सातवां है एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में जो अपद्रव्य मिलाया जाता है वह है एल्युमिनियम, लोहा, बोरान, एंटीमनी। तो जो एन टाइप का अर्धचालक बनाते हैं उसमें 5 संयोजी तत्वों को मिलाया जाता है, यानी एंटीमनी इसका ऑप्शन सही होगा। 5 संयोजी तत्व है, एल्युमिनियम, लोहा, बोरान ये 5 संयोजी तत्व नहीं है। तो 7वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। 8वां तो शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव्य मिलाने अपद्रव्य परमाणु मिश्रित कर दें कि यह पी टाइप अर्धचालक हो जाए। तो पी टाइप अर्धचालक के लिए इसमें 3 संयोजी तत्व की आवश्यकता होती है, तो इसमें एल्युमिनियम इसका सही ऑप्शन होगा। एल्युमिनियम 3 संयोजी है, जबकि फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ ये 5 संयोजी हैं, तो यानी 8वां का सी ऑप्शन इसका सही होगा। 9वां आते हैं पी टाइप का अर्धचालक बनता है जब एक जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजी अपद्रव्य मिलाया जाता है, जब एक जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाया जाता है, शुद्ध जर्मेनियम से, शुद्ध तांबे से। तो जो पी टाइप अर्धचालक होता है जब उसमें 3 संयोजी तत्व अपद्रव्य पदार्थ मिलाएंगे तब जाके बनता है। तो पी टाइप में 3 संयोजी तत्व मिलाया जाता है, और जो एन टाइप होता है उसमें 5 संयोजी तत्व में 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाया जाता है या पदार्थ मिलाया जाता है। तब यहाँ से आगे देखेंगे 10वां क्वेश्चन, इसमें किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव्य तत्व की संयोजकता है 6, 5, 4, 3। तो पी टाइप में बताया ना कि पी टाइप अर्धचालक में कितनी संयोजकता की जरूरत होती है, 3 की। एन टाइप में कितनी की, 5 की होती है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन जाएगा, पी टाइप है, डी ऑप्शन इसका सही होगा, 10वां का डी। 11वां प्रश्न आते हैं, एन टाइप के अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोटर, पॉजिट्रॉन। तो जो एन टाइप के अर्धचालक होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण चालन होता है, और पी टाइप में कोटर के कारण होता है। 12वां प्रश्न है, एन टाइप के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन, होल, इलेक्ट्रॉन तथा होल, इनमें से कोई नहीं। तो जो एन टाइप के अर्धचालक होते हैं उसमें अल्प आवेश वाहक क्या होते हैं, अल्प आवेश वाहक इसमें होल होते हैं जिसको कोटर कहा जाता है। बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इसमें 11वें प्रश्न में हम लोग देखे हैं। तो 12वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13वां, एन टाइप के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा कोटरों की समान संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या तथा कोटरों की कम संख्या, कोटरों की अधिक संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की कम संख्या। तो जो एन टाइप के अर्धचालक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और कोटरों की संख्या कम होती है, यानी 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। 14 प्रश्न है, पी टाइप के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं केवल कोटर, इलेक्ट्रॉनों तथा कोटरों की समान संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या तथा कोटरों की कम संख्या, कोटरों की अधिक संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की कम संख्या। पी टाइप के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं, कौन कौन होते हैं, कोटर अधिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। एन टाइप के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, कोटर कम होते हैं, पी टाइप में कोटर अधिक होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15वां क्वेश्चन, एन टाइप का अर्धचालक वैद्युत रूप से धनावेशित होता है, उदासीन होता है, ऋण आवेशित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो एन टाइप के अर्धचालक होते हैं वह उदासीन होते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। 16 है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, न इलेक्ट्रॉन न कोटर। तो जो अवक्षय परत होती है पीएन संधि डायोड की उसमें कुछ नहीं रहता, न तो इलेक्ट्रॉन रहता है न तो प्रोटॉन रहता है, यानी 16 का डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 17वां, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्ति धारा का कारण केवल अल्पसंख्यक वाहक, बहुसंख्यक वाहक, ग्राही आयन, दाता आयन। पीएन संधि डायोड में उत्क्रम यानी विपरीत दिशा में संतृप्ति धारा यानी अधिकतम धारा कब होती है, केवल किसके कारण होती है, वह अल्पसंख्यक वाहक कणों के कारण होती है, यानी 17 का ये ऑप्शन सही होगा।
18 हैं, जर्मेनियम डायोड का विभव प्राचीर लगभग है 0.1 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। तो जर्मेनियम का विभव प्राचीर जो होता है उसका मान निश्चित होता है 0.3 वोल्ट होता है, यानी बी ऑप्शन इसका 18 का सही होगा। 19 प्रश्न है, एक अर्धचालक डायोड में विभव प्राचीर विरोध करता है मात्र N क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहकों का, P क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहकों का, दोनों क्षेत्रों में बहुसंख्यक वाहकों का, दोनों क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वाहकों का। तो जो एक अर्धचालक डायोड में विभव प्राचीर किसका विरोध करता है? दोनों क्षेत्रों में बहुसंख्यक वाहकों का विरोध करता है, यानी 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। 20वां, सिलिकॉन डायोड में संधि विभव का मान होता है 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.6 वोल्ट। तो सिलिकॉन डायोड में संधि विभव का मान कितना होता है? वह इसका मान होता है 0.6 वोल्ट होता है। जर्मेनियम में 0.3 होता है, इसमें 0.6 होता है। 21 प्रश्न, एक अर्धचालक डायोड के P सिरे को भू संपर्कित किया जाता है तथा N सिरे पर -2 वोल्ट का विभव लगाया गया है। डायोड में चालन होगा, चालन नहीं होगा, आंशिक चालन होगा, भंजन हो जाएगा। तो PN संधि डायोड को देखिए चित्र से इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ये P सिरा हो गया और ये कितना हो जाएगा? N हो जाएगा। तो P को भू संपर्कित किया जाता है, भू संपर्कित इस तरह से कर देंगे। N को -2 वोल्ट पर रख दिया जाता है, -2 वोल्ट। तो डायोड में चालन होगा, चालन नहीं होगा, आंशिक चालन होगा, भंजन हो जाएगा। तो डायोड में क्या होगा? चालन होगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 22 प्रश्न है, NPN ट्रांजिस्टर का परिपथ प्रतीक है। इसमें ABCD में पहचाना है कौन परिपथ प्रतीक है। NPN ट्रांजिस्टर को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। किस तरह से प्रदर्शित करते हैं? ये N हो जाएगा, जो आधार होगा वो P हो जाएगा, फिर इधर NPN ट्रांजिस्टर हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका 22 का सही होगा। 23 है, ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ है तांबा, सिलिकॉन, एबोनाइट, चांदी। तो ट्रांजिस्टर के निर्माण में सबसे सामान्य, सर्वाधिक सामान्य पदार्थ कौन है? किसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है? वो सिलिकॉन का किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। तो ये ट्रांजिस्टर या अर्धचालक युक्तियाँ होती हैं, अर्धचालक से निर्मित होती हैं। तो 23 का बी ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद आते हैं 24 प्रश्न। ट्रांजिस्टर मूल रूप से एक शक्ति चालित साधन है, विभव चालित साधन है, प्रतिरोध चालित साधन है, धारा चालित साधन है। तो ट्रांजिस्टर मूल रूप से क्या है? यह धारा चालित साधन है। इसके द्वारा जो धारा होती है 3 टर्मिनलों में विभाजित हो जाती है। तो ये धारा चालित साधन है। 24 का डी ऑप्शन। 25 है, PNP ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध है। कौन सा संबंध इसमें है? तो 25 का सही ऑप्शन इसका ए जाता है। ये होता है, यानी जो संबंध होता है यह इस तरह से होता है कि IE = होता है IC + IB, यानी जो उत्सर्जक धारा होती है वह संग्राहक धारा और आधार धारा के योग के बराबर होती है। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये संबंध मिलेगा। ये ऑप्शन 25 का ये ऑप्शन सही होगा। 26वां प्रश्न है, एक NPN ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा 10 मिली एम्पियर है। यदि इलेक्ट्रॉनों में से 90% संग्राहक पर पहुंचते हैं तो उत्सर्जक धारा 9 मिली एम्पियर होगी, उत्सर्जक धारा 10 मिली एम्पियर होगी, आधार धारा 1 मिली एम्पियर होगी, आधार धारा 11 मिली एम्पियर होगी। तो इसमें देखिए संग्राहक धारा दिया है। संग्राहक धारा का मतलब क्या होगा? IC = कितना दिया है? 10 मिली एम्पियर दिया। अब इसमें 90% संग्राहक हो जाती है, यानी जो इसका मान होगा उत्सर्जक धारा I का मान कितना होगा? ये संग्राहक धारा और आधार धारा के योग के बराबर होती है,
यानी 100% इसका मान होगा पूरा। 90% जब आईसी में जा रही है तो इसका कितना बचेगा, 10% केवल आधार धारा में किस में पहुंचेगा, आधार धारा में। तो आधार धारा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, आई बी बराबर क्या निकाल सकते हैं कि 10 एम्पियर का 10% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का 10% हो जाएगा, 10 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मिली एम्पियर आ जाएगा। यानी जो आधार धारा होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 मिली एम्पियर। यानी कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा, 26 का सी। 27 प्रश्न आते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा 24 मिली एम्पियर है। यदि संग्राहक धारा की ओर 80% इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो आधार धारा है, इसमें पहचानेंगे तो कितनी होगी, ये 80% जो है संग्राहक धारा है, तो उत्सर्जक धारा कितनी हो जाएगी, आई कितनी हो जाएगी, 100% रहेगी। तो 80% जब 24 के बराबर है तो 100% कितना हो जाएगा, 24 बटा के 80 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो जब उत्सर्जक धारा 30 मिली एम्पियर है तो आधार धारा कितनी हो जाएगी, तो आई बी बराबर क्या हो जाएगा, आई ई माइनस आई सी। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, आई ई का मान कितना है 30, आई सी का वैल्यू कितना है 24, ये कितना आ जाएगा 6 मिली एम्पियर हो जाएगा। यानी डी सी ऑप्शन इसका सही होगा, 27 का सी। नेक्स्ट आते हैं 28 प्रश्न आते हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक धारा लाभ बीटा का फार्मूला क्या होता है, इसमें पहचानना है। तो ये वाला होगा डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। यानी 28 का बी ऑप्शन सही होगा। 29 है, एक ट्रांजिस्टर की आधार धारा 25 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन करने पर संग्राहक धारा में 0.055 मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है, तो बीटा ए सी का मान होगा। तो बीटा ए सी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी फार्मूला जानते हैं हम लोग, बीटा ए सी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा आई सी अपान क्या होता है, डेल्टा आई बी। तो इसमें वैल्यू दिया है, आधार धारा में कितना परिवर्तन होता है, 25 माइक्रो एम्पियर का, यानी 25 गुणे कितना हो जाएगा, 10 घाते माइनस 6 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा, संग्राहक धारा में कितना होता है, यानी संग्राहक धारा का वैल्यू रखेंगे कितना, यहाँ से संग्राहक धारा का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 0.55 मिली है, तो 10 घाते माइनस कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब बटे डेल्टा आई बी आधार धारा कितनी है, 25 माइक्रोन है, माइक्रो एम्पियर, तो 10 घाते माइनस 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुल वैल्यू इसका आ जाएगा 22 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे पूरा वैल्यू तक, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 29 का ये ऑप्शन सही होगा, 22 आएगा। 30 है, एक ट्रांजिस्टर की आधार धारा 100 माइक्रो एम्पियर है और संग्राहक धारा 2.15 माइक्रो मिली एम्पियर है, बीटा का मान होगा। तो फिर यहाँ से बीटा का मान निकाल सकते हैं। बीटा इक्वल टू क्या बताया कि डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी। तो आई सी का मतलब क्या होता है, संग्राहक धारा। तो संग्राहक धारा कितना है, 2.15, मात्रक सेम है तो उसमें मान नहीं रखेंगे। 2.15 बटे आधार धारा कितनी हो जाएगी, 100 मिली है, तो 10 घाते माइनस कितना रख देंगे, 3, और माइक्रो है तो 10 घाते माइनस 6 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें बीटा का मान कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो 21.5 आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, 31 का ए, 30 का ये हो जाए। 31 प्रश्न आते हैं, धारा लाभ बीटा बराबर 19 वाले एक ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था में यदि आधार धारा में 0.5 मिली एम्पियर का परिवर्तन किया जाए तो संग्राहक धारा में परिवर्तन होगा। यहाँ से बीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं डेल्टा आई सी अपान क्या होता है, डेल्टा आई बी होता है। अब इसमें बीटा का मान दे दिया है 19 इक्वल टू कितना होगा,
उभयनिष्ठ इसमें धारा में आधार में दिया तो संग्राहक का पूछ रहा है, तो संग्राहक को मान लीजिए कि कितना है, यक्स है, आधार में कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 19 का इसमें गुणा हो जाएगा, 19 गुणे कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सही आंसर इसका आएगा 7.1976 हो जाएगा, तो 7.6 आ जाएगा, यानी 7.6 मिली एम्पियर हो जाएगा 31 का, ये ऑप्शन सही होगा। 32 आते हैं, एक ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है, संग्राहक के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है, आधार के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है, तीनों क्षेत्रों के अपद्रव्य का सांद्रण समान होता है। तो जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें सदैव आधार के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है, कम चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है, यानी 32 का सी ऑप्शन सही होगा। 33 है, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इनमें ऊर्जा हानि कम होती है, इनमें शक्ति सहन क्षमता अधिक होती है, इनमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सही ऑप्शन इसमें डी आता है कि इनमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होता है। तो 33 का डी ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरह से हम लोग देखें, इसमें 33 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड 2024 जो एग्ज़ाम है उसमें 12th के फिजिक्स के लिए सेकंड पेपर में चैप्टर इसमें अर्धचालक तकनीकी या युक्तियाँ, जिसको संधि डायोड भी इसमें पढ़ना हम लोग को, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।